बीजेपी के लिए खतरनाक और भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। 2025 18 और 10 28 2028 में 10 साल की जब चंद्रमा की दशा खत्म होगी और उसके बाद मंगल की दशा शुरू होगी, नाना प्रकार के इनके कैंसर जैसी बीमारियों जैसे केसेस बढ़ेंगे इनकी पार्टी में। देशवासियों से मुझे बहुत प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, अपनी संस्कृति से प्रेम है। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये पार्टी जब तक रहेगी तब तक आप सोचिए देश में कभी शांति नहीं आ सकती। भाजपा की इतनी खराब दशा चल रही है, अगर मेरे पास कोई इंडिविजुअल व्यक्ति आता कुंडली दिखाने और उसकी यही दशा चल रही होती जैसे भाजपा की, तो मैं उसको कहता भैया तू सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला था, वो तेरे को डेथ लाइक सिचुएशन बन रही है। तो सारे चैनलों ने, गोदी मीडिया ने वो जो है भाजपा की पार्टी का दफ्तर का जो सेलिब्रेशन दिखाया, लाइव टेलीकास्ट किया था और उसमें पट्टी न्यूज चल रही थी सैनिकों की, जो उसी समय मैं टीवी देख रहा था तो पट्टी न्यूज चल रही थी जब वो कर्नल और मेजर की और डीएसपी की डेथ की न्यूज आई है। तो अब आप बताइए कितने संवेदनहीन कोई नेता पार्टी हो सकती है कि आप देश की सुरक्षा से, जो बेचारे भूखे प्यासे अपने परिवार को छोड़ के आपके लिए लड़ रहे हैं, उनकी मौत हो जाती है। आपने एक सेकंड में भी पीएमओ ने ऑर्डर नहीं दिया कि इनको बंद करो, पीएम का प्रोग्राम बंद करके आप इस चीज को दिखाओ। तो मोदी जी कभी बचपन से आरएसएस में नहीं कभी गए हैं। मोदी जी की लेटरल एंट्री हुई है 18-19 साल में, ये अहमदाबाद में थे तब, जो मुझे सब संघ के लोगों ने बताया। तो मोदी जी कभी आरएसएस की विचारधारा से कभी उनका शुरुआत ही नहीं हुई है। भागवत में भी सुखदेव जी ने ये कहा था कि जिस देश का राजा भोगी हो, संवेदनहीन हो, निरंतर झूठ और नफरत फैलाने वाला हो, उसकी प्रजा निरंतर कष्ट पाती है। तो ये पिक्चर आई थी ना, अतिथि तुम कब जाओगे, तो वो अब ये आ गया समय, मोदी जी कब जाओगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। संडे की सुबह आप लोग इंतजार करते हैं ज्योतिषी राजीव नारायण जी का, उनसे कुछ गुफ्तगू का। और बहुत बड़ी संख्या में दर्शक मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं। मुझे यकीन ही नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, खाड़ी के देश ने कहां से एक ही मैसेज आता है कि राजीव जी का नंबर दे दीजिए। जिन दर्शकों को मैं अभी तक मेल का जवाब नहीं दे पाया हूं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। इस हफ्ते बहुत व्यस्तता रही, लेकिन मैं कल बैठ के सभी दर्शकों को जिन्होंने मेल किया राजीव जी का नंबर भेज दूंगा। बड़ी मजे की बात ये हुई कि राजीव जी का वीडियो मैंने क्या लोड करना शुरू किया, राजीव जी की बातें क्या मैंने बतानी शुरू करी, सरकार को मिर्ची लग गई। एक बड़े अफसर ने मुझे इनडायरेक्ट वे में धमकाने वाले स्टाइल में बात करी कि संजय जी ठीक नहीं है इस तरह एक ज्योतिषी जिस तरह सरकार की नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं, चैनल के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। तो मैं हंसा। मैंने कहा कि सरकार ने कोई ऐसा प्रयोग नहीं है जो मुझ पर कर नहीं लिया हो। एक फर्जी नाम से मेरे खिलाफ शिकायत कराई गई, उसकी आर्थिक अपराध अनुसंधान से जांच कराई गई, 6 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई, मेरे अखबार के सारे विज्ञापन बंद कर दिए गए, हमला हुआ, एसटीएफ ने मुकदमा किया, मानता खत्म हुई, मकान छीना, सब कुछ कर लिया। तो मैंने कहा अब इन सब चीजों से जब मैं नहीं डरा, तो अब आपकी इस तरह की धमकियों से मैं क्या डरूंगा। मैंने कहा राजीव जी हैं, अध्ययन है, पढ़ा लिखा इंजीनियर ज्योतिषी है, और मैं सब अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप मेरी बात पे, ज्योतिष पे मेरी बातें मत जाइएगा। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में यकीन हो तो राजीव जी की बात सुनिएगा, अगर आपको ज्योतिष में यकीन नहीं हो तो मत सुनिएगा इस इंटरव्यू को। और एक अनुरोध और करूंगा, हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं, ना होंगे। सच की बात करेंगे, ईमान की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की बात करेंगे। इसलिए हमें सरकारों से कुछ नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, कोई विज्ञापन नहीं चाहिए। आपसे मदद चाहिए, आपसे अनुरोध है। इस YouTube के नीचे एक ज्वाइन बटन आपको दिखाई देगा, मैंने अभी बनाया है, ये आज ही बनाया है। तो ज्वाइन बटन को दबाइए, हमारे सदस्य बनिए, थोड़ी मदद कीजिए, जिससे हम मजबूती के साथ ऐसे ही सच बोलते रहें। सरकारों से हम कभी कुछ नहीं लेना चाहते हो, ना लेंगे। हमारे ताकत, हमारी पूंजी आप है। बहुत समय नहीं लूंगा, सीधे राजीव जी के पास चलूंगा। बहुत सारे दर्शकों ने कहा था कि पूछिए लोकसभा का जो विशेष सत्र है, इस विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। राजीव जी ने जो विशेष सत्र के बारे में कहा, उसको सुनकर आपको पसीना आ जाएगा। मैं ले चलता हूं, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा।
बहुत जबरदस्त आज पॉलिटिकल कुछ भविष्यवाणियां की हैं राजीव जी ने, और उन 14 एंकरनियों के बारे में भी की है जिन्हें इंडिया गठबंधन ने कहा है कि ये लोग धर्म और जाति की बात करते हैं, माहौल खराब करते हैं, इसलिए इनका बायकॉट करेंगे। उनका भविष्य क्या होगा ये भी बात की है उन्होंने। चलते हैं सीधे राजीव जी के पास। स्वागत है राजीव जी आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपके चक्कर में अब दोबारा से मेरे ऊपर प्रेशर आने शुरू हो गए हैं। सत्ता नहीं चाहती कि मैं आपको बुलाऊं और कुछ सवाल करूं, तो एक अफसर ने अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे कहा कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ठीक नहीं रहेगा, देख लीजिए। मैं हंसा, मैंने उनसे कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, हम आपकी सरकारों से कुछ लेते नहीं हैं, हम आपकी सरकारों से कोई आर्थिक मदद लेते नहीं हैं, इसीलिए हम गोदी मीडिया नहीं है। तो हमने आज ही राजीव जी अपना ज्वाइन बटन बनवाया है। दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि चैनल का ज्वाइन बटन है उसको दबाइए, जो भी आप मदद करना चाहते हो सब्सक्राइबर के रूप में वो मदद करिएगा। हम सरकारों से कुछ नहीं रहेंगे, हम आपसे मांगेंगे। राजीव जी, बिल्कुल हंगामा मचा हुआ है। आपने पिछले हफ्ते कहा था कि मीडिया के कुछ बड़े लोगों पे मुसीबत आएगी, और मैं कमाल कर दिया। मतलब आपने जैसे ही वो 14 एंकरों की लिस्ट जारी हुई, और मैं हैरान रह गया कि राजीव जी ने कहा था कि ये जो मीडिया के लोग हैं जो सत्ता की चाकरी कर रहे हैं और सत्ता की चाकरी में अपना धर्म भूल रहे हैं, ये भी परेशानी में आ जाएंगे। कि एक बार बताइए, सच सच क्या इंडिया गठबंधन वालों ने आपसे ये कह तो नहीं दिया था कि हम लिस्ट जारी करने वाले हैं, तभी आपने कह दिया कि पत्रकारों को पता जाएगी? आपको नहीं कैसे नहीं, पता, आपको पता कैसे चल गया था ये सब देखिए गणना है। जैसे हमने आपसे बताया था कि भाई जो हम भाजपा की हॉरोस्कोप को हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इन्होंने जो सॉरी सरकार की, जो मोदी सरकार की, वो जो 30 मई 2019 को जो शपथ ली थी, उसी में वो मीडिया की हत्या कर देंगे एक तरह से वो योग है, क्योंकि शनि पीड़ित था उसमें और वृश्चिक लगन की कुंडली थी। तो वहां से ही पता लग गया था कि ये सरकार जो आने वाले टाइम में मीडिया को क्रश कर देगी। और दूसरा बात है कि जो मीडिया का भी हमने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी आपको एक्सप्लेन किया था, बड़ा पायस प्रोफेशन है ये, ब्राह्मणिज्म का प्रोफेशन कहा गया था। सूचना देना मतलब सत्य से लोगों को का जो है उनको क्या नाम है, क्या कहना चाहिए उसको, सत्य को सामने लाना एक बड़ा पुण्य का काम है। कि हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार हमने आपको बताया था कि 5 परमात्मा के स्वरूप माने गए हैं: सत्य, ज्ञान, प्रकाश, आनंद और चेतना। तो सत्य जो है अपने आप में बड़ा पुण्य का कार्य है। अब वो पुण्य का काम तो वो कर नहीं रहे हैं। तो देखिए, मैंने पिछले बार ही प्रोग्राम में ये कह दिया था कि काल इनको दंड जरूर देगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि हमने वो नरक के कैलेंडर देखे थे पहले बचपन में, कि खोलते हुए जो लोग जो है असत्य का को प्रचार प्रसार करते हैं, वो खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाले जाते हैं। तो आप आज की डेट में उसका मायने ये था कि वो दंड जरूर पाएंगे काल से। तो एक तरह से दंड मिल गया उनको, और ऐसा दंड मिला है कि परसेप्शन खराब हो गया। 14 एंकरों की बात नहीं है, सवाल यह है कि आपकी जो इमेज खराब हुई है। आप ये लोग नहीं जानते जो चैनलों में नौकरी कर रहे हैं कि ये समाज में अपने बीवी बच्चों के साथ जब बाजार में जाया करेंगे तो लोग उन पे फप्तियां कसेंगे कि कितना एक साथ वो डैमेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जनता किसके जरिए सूचना पा सकती है? सरकार तो अपने सूचना उसके हाथ में ना दे, लेकिन ये काम मीडिया का था, इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया डेमोक्रेसी का। वो काम कर नहीं रहा है, तो ये ईश्वरीय दंड है, किसी ने नहीं दिया, ये काल ने दंड दिया है। हाँ, और भविष्यवाणी आपसे करा दी काल से ने पहले ही, और वो भी हमारे जी, चैनल पे करा दी। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे चैनल पे ऐसी बात निकाली राजीव जी ने कि 14 बेचारे आज पूरे देश में बदनाम हो गए। सब उनकी मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम तो सत्ता के चाकर हो, सत्ता की चाकरी कर रहे हो, सत्ता के गुलाम हो। 14 की पूरी देश भर में मजाक उड़ रही है। भाई देखिए, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि नुकसान क्या हो रहा है। आपने देखा कितना खराब स्वरूप है वो सुशांत राजपूत वाले कांड में। देखिए, इवन सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी करने लगा कि मीडिया ट्रायल। आज ये मैं इतना ही आप आज के प्रोग्राम में एक और नई चेतावनी दे रहा हूं कि जो भाजपा की कुंडली है प्लस देश की कुंडली है, ये मीडिया हाउसेस के लोग जो चैनल चला रहे हैं और जो मीडिया में जो बड़े बड़े जो लोग जो जिनका काम था सत्य को समाज में लाना, ये सब के सब जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे अगली सरकार में। ये कोई इंडिया गठबंधन से सेटिंग की बात नहीं है, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे क्योंकि परमात्मा दंड देने वाला है।
इन्होंने, मैं एक अभी धर्मशास्त्र की किताब पढ़ रहा था, ये अधर्म क्या है, अधर्म के बारे में डेफिनेशन दी गई है, इग्नोरेंस, हट, अभिमान, दिखावा, प्राइड, ईगो, वायलेंस और हेट्रेड, द्वेष, ये अधर्म कहे गए हैं। तो अधर्म का मतलब यह है कि जो सत्य को आप जो अगर नहीं बताओगे और सत्य का पालन भी नहीं करोगे तो आप अधर्म कर रहे हो। यही पाप और पुण्य का जो परिभाषा कही है, पुण्य जो है माना गया शास्त्रों के अनुसार सत्य को जीना, सत्य को मानना, सत्य को बोलना और सत्य में जो है उसका प्रचार प्रसारण करना, ये पुण्य हमारे धर्म शास्त्रों के गए। पुण्य मतलब ये नहीं है, वो तो कर्तव्य होते हैं, हमने दान दे दिया, कुछ दे दिया। तो इसमें आप देखिए कि जो भी इन्होंने जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया था, सुशांत राजपूत का या रिया चक्रवर्ती का देखा होगा या शाहरुख खान के बेटे का था, किस तरह से चैनल जो है वो बेसिकली अपना काम भूल करके वो उनको ह्यूमिलेट कर रहे थे, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे थे। और एक और बात बता देता हूं, चूंकि बीजेपी जो सत्ता में आई है, मैंने बार बार बीजेपी पे घूम फिर के आता हूं कि लोगों को जानना चाहिए ये पार्टी बहुत अच्छी नकारात्मकता से भरी हुई है और इनका तीसरा घर इतना पीड़ित है, वो मीडिया का हाउस भी है। इसीलिए आप बीजेपी का आईटी सेल देखिए किस तरह का काम करता है, मॉर्फिंग करके फोटो चिपकाने का, कट एंड पेस्ट करके उल्टे सीधे मैसेज बनाने का। तमिलनाडु की जो वो एक स्टालिन के बेटे ने कुछ बात कही थी, उसकी एक छोटी सी लाइन लेकर के वो पूरे चीज को भड़का देने का। तो ये इसमें एक आपके दर्शकों को पिछली बार प्रोग्राम में एक मानसिक बीमारी बताई थी, स्किज़ोफ्रेनिया। तो एक और मानसिक बीमारी बता रहा हूं, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि जिसमें इंसान एक तरह की बात निरंतर करता है, वही अपराध। तो जो बीजेपी की आप कुंडली में देख रहे हैं कि बीजेपी की पार्टी और उसके में जो लोग रहने वाले ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार होंगे। बीमारियां बीजेपी की कुंडली में 2018 से चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है। चंद्रमा इनके रोग के घर में और नीच का चंद्रमा है। तो आप देखिए जेटली जी से लेकर के सुषमा जी और मनोहर पर्रिकर सब उसी पीरियड में चले गए ऊपर, बीमार होकर के गए हैं। भाई जेटली जी की आयु कुछ नहीं थी, 64-65 साल की थी, सुषमा जी की भी 63-64 साल की थी। और मजे की बात, जो मोदी जी आज जिस सत्ता को जी रहे हैं, जिस सत्ता का आनंद उठा रहे हैं, उसके लिए परसेप्शन किसने बनाया था? एक राज्यसभा के नेता थे और एक लोकसभा के नेता थे। इन दोनों ने हल्ला मचा के जो है बीजेपी के लिए ग्राउंड तैयार किया। उसके बाद एक आए अन्ना जी, और अन्ना जी ने एक आंदोलन किया। उस आंदोलन के जरिए एक कांग्रेस के प्रति, यूपीए गवर्नमेंट के प्रति माहौल बना और सत्ता बदल गई। लेकिन परमात्मा ने क्या दंड दिया? आज अन्ना कहां पर है, जरा कोई बता दे। और वो दो लोग जिन्होंने असत्य को प्रचार प्रसार करके जो माहौल बनाया था, आज तक कोई करप्शन का केस तो प्रूव तो हुआ नहीं है। तो वो दोनों को काल ने ऊपर उठा लिया। कौन? सुषमा स्वराज और जेटली। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बीजेपी के लिए खतरनाक और भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। 2025, 18 और 10, 28, 2028 में 10 साल की जब चंद्रमा की दशा खत्म होगी और उसके बाद मंगल की दशा शुरू होगी, नाना प्रकार के इनके कैंसर जैसी बीमारियों जैसे केसेस बढ़ेंगे इनकी पार्टी में। और मेंटल डिसऑर्डर जरूर बढ़ेगा। कारण ये है कि ये जो हमारा मून है, ये हमारे योग शास्त्र के अनुसार हमारे बीमारियों का जो जनक है वो चंद्रमा को माना गया है, वो हमारे बॉडी में। अब आप देखिए बीजेपी ने जो काम किया, पूरे देश में जो है झूठ फैला के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कितनी नफरत फैला दी है। तो आप देखिए जगह जगह पर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोग संबंध खराब हो गए हैं, आपसी सौहार्द खत्म हो गया है। तो ये मैं इसलिए बार बार इस टॉपिक को लेकर के आ रहा हूं, कृपया करके इसको समझिए। उसमें मीडिया में उसमें वो काम भी किया है, मीडिया में उसके जरिए ये चीजों को फैलाने का काम किया। तो लगातार अभी मैं देशवासियों से, मुझे बहुत प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, अपनी संस्कृति से प्रेम है। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये पार्टी जब तक रहेगी तब तक आप सोचिए देश में कभी शांति नहीं आ सकती, क्योंकि आप मनोबल पीड़ित रहेंगे। आप मुझे बताइए, आपने एक भविष्यवाणी ये कर दी कि ये जो मीडिया के लोग हैं जो 14 चिन्हित हुए हैं, ये अगली सरकार में और परेशान होंगे। इसका मतलब अगली सरकार में परेशान तो तब होंगे जब सरकार बदल जाएगी। तो क्या इनडायरेक्ट में आप इशारा कर रहे हैं कि ये अगली सरकार जो आने वाली है 2024 में, मोदी जी नहीं आ रहे हैं? भाई देखिए, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि चूंकि चंद्रमा से 8वें घर में शनि गोचर कर रहा है भारत की कुंडली में, तो ये इसी तरह की स्थिति 2014 में भी बनी थी जब चौथे घर में था। उसको कंटक शनि का एक सिद्धांत है ज्योतिष में,
शनि के दो ट्रांजिट बड़े काल परिवर्तन के माने गए हैं। एक तो होता है साढ़े साती, जिससे आप लोग वाकिफ, दर्शक आपके वाकिफ होंगे कि साढ़े साती का मतलब है मूलभूत परिवर्तन आना आपके जीवन में। इसी तरह कंटक शनि मतलब आपकी प्रॉपर्टी, आपका मकान बदलेगा, और इसी तरह अष्टम शनि मतलब आयु के लिए कोई खतरा आ सकता है। तो भाजपा देश की कुंडली सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति 2014 में भी थी। मोदी जी कोई अपना करिश्मा करके नहीं यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो चूंकि वो शनि का गोचर ही ऐसा था जिससे सत्ता परिवर्तन हो गई, और अभी भी ये स्थिति बन रही है। और मिलीजुली सरकार, मैंने कहा था पिछले आपके प्रोग्राम में, तो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और उसमें कोई इंडिया की बात नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि ये सारी की सारी फाइलें खुलेंगी जो इन्होंने मीडिया ट्रायल चलाए थे चैनल वालों ने, किस तरह से उनको फंडिंग हो रही थी। क्योंकि भाजपा की कुंडली में मैंने आपको पीछे भी कहा था, एक और दर्शकों को कॉम्बिनेशन बताता हूं, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो आपका जो होता है हवाला का पैसा कैसे आता है, वो भाजपा की कुंडली में पूरा 100% जो है योग है। उसको सिद्धांत बता देता हूं, क्योंकि देशवाप से नहीं कह रहा हूं मैं। द्वितीय भाव हमारा धन का होता है, तीसरा घर हमारा इंक्लिनेशन का होता है एफर्ट्स करने का, छठवां घर होता है इल गॉटन मनी का, आठवां घर जो है विदेश में भेजने का, विदेश का घर है, और सॉरी 12वां घर विदेश का घर है, और 8वां घर है उस चीज को छिपाना, काला धन। तो ये भाजपा की कुंडली में द्वितीय, सेकंड, थर्ड, सिक्स, एट्थ और 12th का कनेक्शन है। इसलिए भाजपा की कुंडली में आप देखिए कि भाजपा के कार्यकाल में ब्लैक मनी बढ़ी है, नोटबंदी करी, उसके बावजूद भी देखिए काला धन कितना था, 2000 का नोट बंद करना पड़ा इनको। काला धन सर्कुलेशन में इतना ज्यादा है, जो आजाद भारत में सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में इस समय काला धन है। तो ये भाजपा की कुंडली में ही योग आ रहा है। अब इसमें जो लिप्त है, मीडिया ने भी खूब जम के कमाई करी है, तो ये सब अगली सरकार में दंड पाएंगे। क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि भारत की कुंडली में चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र हमारी भारत की कुंडली का लिटिगेशन का लॉर्ड है, मतलब कोर्ट कचहरी का। आप ना राजीव जी, वो 14 के 14 बेचारे वैसे ही बहुत परेशान हैं, बेचारे राग रो रहे हैं, और आप उन पे छौंका और लगा दीजिए कि अभी तुम्हें और कोर्ट कचहरी करनी है। सुधीर चौधरी तो पहले भी एक बार कोर्ट कचहरी कर चुके हैं, जेल में वो आए। अब आपकी बातें सुन के कल उनका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे विषय पे। आपने कहा कि ऐसी चीजें उभारी जाती है, एक चीज बहुत उभर रही है। स्टालिन जी के बेटे ने एक बयान दिया सनातन को लेकर, फिर प्रधानमंत्री जी का बयान आया। आज मैं देख रहा था दिन भर, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, सब सनातन को खत्म कर देंगे, कांग्रेस चाहती है सनातन समाप्त हो जाए, विपक्ष चाहता है सनातन समाप्त हो जाए। ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है सनातन को, ये नुकसान इंडिया को, गठबंधन को पहुंचाएगी, एनडीए गठबंधन को पहुंचाएगी। क्या लग रहा है आपको, इस बयान का भविष्य क्या होगा? देखिए, ये जो घटना क्यों घट रही है, क्योंकि बृहस्पति हमारे जो है वैदिक संस्कृति के, वैदिक धर्म के, वैदिक ज्ञान के जो है कारक हैं। वो इस समय खंडित हैं राहु के साथ, और शनि और मंगल से भी पीड़ित हैं। तो इसीलिए आप देखिए, ये धार्मिक उन्माद जो फैलाया जा रहा है वो ग्रहों के कारण हो रहा है। और 30 अक्टूबर के बाद जब राहु से मुक्त हो जाएंगे बृहस्पति, तो ये अपने आप स्वतः शांत हो जाएगा, और भाजपा को ये मुद्दा नहीं मिल पाएगा। साथ में ये बता देता हूं कि ये जो खुद लोग हैं जो धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात है, अभी आप देखो उन्होंने हिंदू शब्द हटा दिया है। अब ये सनातन सनातन की चीज पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि इनको चैनल, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा, हिंदू शब्द जो है बेसिकली विदेशी शब्द है। क्योंकि अरबी लोग बोल नहीं पाते थे, सा सिंधु घाटी की वजह से हा बोलते तो हिंदू बन गया। अब आप बताइए कि जो हिंदू धर्म जब आप नहीं बोल पाते तो सनातन पे आए। तो सनातन का अर्थ जो है बेसिकली पुराना माना गया है, शाब्दिक अर्थ उसका पुराना, और वो वैदिक धर्म से जोड़ा गया है। तो जब वेद हमारे खत्म नहीं हो सकते, तो ये बड़ा एक हास्यास्पद बात है कि ये कह रहे हैं सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। वेद जो है कभी नहीं खत्म हो सकता। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान को कभी खत्म कर सकते हो? ये बात अलग है कि जो स्टालिन के बेटे ने कही थी वो कुछ कर्मकांड से रिलेटेड होगी, कि कुछ कालांतर में लोगों ने जो है इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस शुरू कर दी थी, जिसमें वो जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको जो है नेग्लेक्ट किया गया, उनको शामिल नहीं होने दिया गया। मंदिरों में भी साउथ में आप जाइए, बहुत सी जगह पे लोग आपके मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। इवन जगन्नाथपुरी में आप देखिए, आपकी राष्ट्रपति महोदय नहीं जा पाई हैं, वैसा मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि उनको भी वहां रोक दिया। इंदिरा गांधी के पीरियड में भी इंदिरा गांधी को रोका गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने शादी पारसी से की थी। तो ये सब चीजें जबकि धर्मशास्त्र में हमारे कहीं नहीं है। आपको मैं गीता दिखाता हूं। इस गीता में 4 कैरेक्टर हैं। ये भगवत गीता है। भगवत गीता में 4 कैरेक्टर हैं। एक अंधा है, धृतराष्ट्र,
एक दिव्य दृष्टि प्राप्त व्यक्ति है, वो है संजय। तीसरा व्यक्ति है जीव, मतलब मनुष्य के रूप में अर्जुन, और एक परमात्मा है कृष्ण के रूप में। इसमें कहीं आपका हिंदू शब्द नहीं आया, इसमें कहीं किसी का नाम नहीं आया, किसी का आस्था का उल्लेख नहीं है, केवल ये जीव जगत और परमात्मा की बात कर रहा है। इसका मतलब ये मुस्लिम लोगों के लिए भी है, ये क्रिश्चियनिटी, जितने भी फेथ हैं दुनिया में, ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपका मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी, सबके लिए है, क्योंकि इसी को मानवता का संविधान कहा गया। मैंने पिछली बार भी कहा था। इसी तरह से ये जो उपनिषद है, ये उपनिषद अंक है, उपनिषद में भी कहीं केवल जीव जगत और परमात्मा की बात करी है, कहीं बात ही नहीं आई है। गीता में भगवान जो है 15वें अध्याय में ये कहते हैं, 15वें अध्याय में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, हे अर्जुन सभी मनुष्यों में मेरा अंश है। अब आप बताइए, जब परमात्मा कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों में मेरा अंश है, तो क्या वो द्रविड़, क्या वो उत्तर भारतीय, क्या वो दक्षिण भारतीय, क्या पश्चिमी प्रदेश के लोग, क्या आदिवासी, क्या दलित, सबके अंदर तो परमात्मा का अंश है, तो डिफरेंस कहां आया? इसके अलावा इसी अध्याय में एक और चीज में, क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आज दुख ये होता है कि जितने साधु संत ये बड़े बड़े मठ बना के बैठे हैं देश में, ये बेसिकली विषय जो था इस चीज की कंट्रोवर्सी को दूर करने का काम था। ये जितने बड़े धर्माचार्य बैठे हुए हैं, शंकराचार्य बैठे, उनको आगे आना चाहिए। ये पॉलिटिशियन इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये धर्मशास्त्र का काम है, तो धर्मशास्त्र के लोगों को आना चाहिए, लेकिन वो सब मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। इसमें चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने ये कहा, हे अर्जुन मैंने चार धर्म, चार वर्ण और जो है जाति केवल गुणों और कर्मों के आधार पर बनाई है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने गुण और धर्म के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो वो गुण कौन से हैं? जो जिससे हम बनते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण का मतलब है ब्राह्मणिज्म, ज्ञान, नॉलेज, है ना, धर्म का। और रजोगुण होता है आपका मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसने आप जितने भी संसार में पैसा कमाना। और तमस होता है बिल्कुल लेथार्जिक हो जाना, इनर्शिया। तो इसीलिए आपको मैं बता देता हूं कि ये बेवजह की कंट्रोवर्सी पैदा की जाए, जिसका भाजपा को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। प्लस हर प्रोग्राम में मैंने आपके ये कहा था, क्योंकि भाजपा की इतनी खराब दशा चल रही है, अगर मेरे पास कोई इंडिविजुअल व्यक्ति आता कुंडली दिखाने और उसकी यही दशा चल रही होती जैसे भाजपा की, तो मैं उसको कहता भैया तू सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला जा, वो तेरे को डेथ लाइक सिचुएशन बन रही है। तो भाजपा की कुंडली में डेथ लाइक सिचुएशन है कि चंद्रमा में शनि में राहु की दशा शुरू हो चुकी है, और केवल ये डर पैदा करने का काम करेंगे और उससे खुद बीमार हो जाएंगे। आपको पता है ना, न्यूटन का लॉ है, एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये नकारात्मकता इनके पास वापस आ रही है, इसलिए मोदी जी के चेहरे पे आप हंसी नहीं देखोगे। और एक बहुत जानकारी देता हूं चौंकाने वाली आप लोगों को, भाजपा का जिन्होंने भाजपा पार्टी जिन्होंने बताई, 3 महानुभाव थे, उनमें से एक सज्जन से मेरा वार्ता हुआ, तो मैंने ये कहा कि मोदी जी के कोई 2 अच्छी क्वालिटी बताइए, 5-6 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा झूठ बहुत बोलता है, और दूसरी बात ये कही कि डरपोक है। मैंने कहा ये तो बहुत शेर दिखाई देते हैं। बोले नहीं, बोले जब हम ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और हम जब इन्हें किसी मीटिंग के लिए बुलाते तो आता नहीं था मीटिंग में। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इसी बात को शंकर सिंह बघेला जी ने भी मुझे बताया, जो कि इनसे आयु में बहुत साल बड़े हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब मोदी जी जैसे व्यक्ति एक डंडे के आगे लेट जाते हैं, एक छड़ी के आगे लेट गए वो, और वो उस छड़ी को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो वो काम से हमारे सनातन धर्म में आया? बताओ, हमारे सनातन धर्म में तो कहीं लिखा ही नहीं है ऐसा कि डंडे को आप पूजा करोगे। तो आप क्या परिचय दे रहे हो? फिर उसके बाद वो काशी में गंगा नहाने जाते हैं काले कपड़े पहन के, और मोटी मोटी रुद्राक्ष माला दिखा रहे हैं, दिखावा करके। अर्जुन भगवान ने चैप्टर 16 में फिर कहा है, हे अर्जुन, जो दिखावे की दिखावटी अपनी महिमा मंडन के लिए और अपने स्वार्थ के लिए जो पूजा अनुष्ठान करता है, उसका क्षणिक लाभ मिलता है, उससे कभी उसको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। तो मोदी जी इसीलिए अशांत रहते हैं, हर चीज में दिखावा, हर चीज में कैमरेबाजी। और वो ध्यान, वो लोकसभा का चुनाव 2019 में होने के बाद उन्होंने वो गुफा में जाके बैठ गए, जबकि ध्यान में तो इंसान किसी से संपर्क नहीं स्थापित करता है। तो ये निरंतर ये चीजें आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे के पास मोदी जी की कुंडली तो नहीं है, लेकिन भाजपा की कुंडली की कई वर्षों की मेरी रिसर्च है। तो बार बार इसी चीज को मैं देखता हूं कि मूल जो है, जो देश में अशांति है, वो भाजपा की कुंडली है। एक चीज और मेरे दर्शकों ने कहा था, बहुत जानना चाहते हैं कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है,
और सबकी निगाहें, क्या लग रहा है इस विशेष सत्र का हश्र क्या होगा? देखिए, इस विशेष सत्र में हमने तो पहले ही कहा था आपके प्रोग्राम में कि मेलाफाइड इंटेंशन है सरकार के। और ये सरकार जो है बेसिकली एक इस समय की स्थिति, और मैं बताऊं ये दो कुंडलियां हैं। हमारे यहाँ जब फलादेश किया जाता है तो 2 महीने हमारे हिंदू शास्त्र में मतलब हिंदू धर्म के में माने गए हैं। एक चंद्रमास होता है, जैसे बैसाख, ज्येष्ठा, ये नक्षत्रों के आधार पर है। एक सूर्य जब राशि बदलता है, तो एक ये देखिए 15 सितंबर को 7:11 पर ये चंद्रमा अमावस्या खत्म हुई है और प्रतिपदा शुरू हुई है शुक्ल पक्ष की, तो ये चंद्रमास बना। और ये 17 सितंबर को 1:35 पर सूर्य अपनी राशि बदलेगा। इन दोनों कुंडलियों में एक खतरनाक चीज आ रही है कि सूर्य की डिग्री राहु के नजदीक है। तो सूर्य की डिग्री राहु के नजदीक का मतलब है राहु को माना गया है छल कपट। और एक और चीज है विक्षिप्त राजा, डिस्टर्ब जो है इस समय मोदी जी डिस्टर्ब होकर के, डिस्टर्ब माइंड के जरिए बहुत ही खराब निर्णय लेने जा रहे हैं इस विशेष सत्र में, जिसका कि पब्लिक को कष्ट होगा और पब्लिक जिसका विरोध करेगी आने वाले टाइम। ये मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जो लॉ बनाने जा रहा है, क्रिमिनल लॉज को इन्होंने चेंज किया है, चाहे वो आपका वन नेशन वन इलेक्शन हो, ऐसे मुद्दे, ऐसे बिल लेकर के आएंगे जिससे जनता को कष्ट हो और डेमोक्रेसी के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा। ऐसे विक्षिप्त माइंड मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि सूर्य की डिग्री बिल्कुल राहु की डिग्री के नजदीक में है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि इस विशेष सत्र में मानसिक विक्षिप्त वाली अवस्था में सरकार कुछ बिल लाएगी जो जनता के हित में नहीं होंगे और जनता उसका विरोध करेगी। उसका फिर अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम यह है कि देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भाजपा की कुंडली में वापस आ गए, जो चंद्रमा में आप निरंतर ऐसे काम करोगे जो बैकफायर करेंगे। मैंने हर प्रोग्राम में, पिछले 2-3 प्रोग्राम में कहा था कि भाजपा का इतना खराब समय है, जो भी वो स्टेप लेगी वो बैकफायर करेगा। जैसे आप G20 को ही याद ले लीजिएगा, G20 में वो बहुत अपनी अच्छी फंक्शन बहुत अच्छा कर लिया, बहुत अच्छी इवेंट मैनेज हुई है, लेकिन आप ये देखिए उसमें डेंट तो लग ही गया ना कि आपकी इवेंट को दुनिया में पहुंचाने का काम कौन करता? मीडिया। मीडिया को आपने एंट्री बंद कर दी। आपका मीडिया नहीं, विदेशी मीडिया, क्योंकि विदेशी मेहमान आए थे। आप अपने देश में कुछ भी करते रहिए, लेकिन अगर एक इंटरनेशनल इवेंट हुई थी तो विदेशी मीडिया आना चाहिए था, वो आपने रोक दिया। उसके बाद आपने ये देखा कि जब आप सेलिब्रेशन कर रहे थे, एक तो पहली बात तो सारे चैनलों ने, गोदी मीडिया ने वो जो है भाजपा की पार्टी का दफ्तर का जो सेलिब्रेशन दिखाया, लाइव टेलीकास्ट किया था, और उसमें पट्टी न्यूज चल रही थी सैनिकों की। जो उसी समय मैं टीवी देख रहा था तो पट्टी न्यूज चल रही थी जब वो कर्नल और मेजर की और डीएसपी की डेथ की न्यूज आई है। तो अब आप बताइए कितने संवेदनहीन कोई नेता पार्टी हो सकती है कि आप देश की सुरक्षा से, जो बेचारे भूखे प्यासे अपने परिवार को छोड़ के आपके लिए लड़ रहे हैं, उनकी मौत हो जाती है। आपने एक सेकंड में भी पीएमओ ने ऑर्डर नहीं दिया कि इनको बंद करो, पीएम का प्रोग्राम बंद करके आप इस चीज को दिखाओ। तो ये आप देख रहे हैं बैकफायर हो रहा है। इससे क्या बीजेपी अपना ग्राउंड लूज कर रही है, बीजेपी का परसेप्शन खराब हो रहा है, और ये निरंतर हर चीज इनके पास बैकफायर कर रही है इस समय। क्योंकि G20 की मीटिंग भी आपको बता देता हूं कि अमेरिका और नाटो देशों को प्लीज करना चाहते थे आप, वो कर नहीं पाए। रूस और ये मैं बहुत टेक्निकल चीज बता रहा हूं, रूस और चाइना के दबाव में एक आपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया, आप यूक्रेन के वार को आप गलत नहीं ठहरा पाए। वही आपने ये कहा ठीक है, सबको अपने अपने देशों की संप्रभुता का अधिकार है, बस इसमें आपने लपेट दिया मामला। और जहां तक व्यापार की बात है, देखिए अमेरिका को खूब सारे जम के व्यापार की बात की, वो सेब और ड्राई फ्रूट के ऊपर 70-75 पर, मैंने अखबार में पढ़ा था, 70-75% से ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 15% कर दी है। उस तरह हिमाचल के जो है सेब के और जो है कश्मीर के सेब के व्यापारियों को नुकसान है। तो आपने अमेरिका को खुश किया, तब तो वो आपको सब लोग आपकी डिक्लेरेशन को हेल्प कर गए हैं। एक ये और चीज बता देता हूं कि मोदी जी के साथ, मोदी जी को ऐसा क्या हो गया है, काश मैं मोदी जी का गुरु होता तो मैं मोदी जी से कहता कि भाई बॉस, अब आप बूढ़े हो चुके हो, आप रिटायर हो जाओ, क्योंकि अब आप देश से, आपसे देश नहीं संभल रहा। रीजन बीइंग हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई है भाई साहब, पिछले 30-40 साल में इतनी बर्बादी हुई है, उत्तराखंड में इतनी बर्बादी हुई है, और मणिपुर में हुई है। भाई प्रधानमंत्री भी जाता नहीं है, जबकि आप तो पिता हैं भाई,
आपके चलो परमात्मा पिछले जन्म के आपके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि आपके बच्चे खुद के नहीं हुए, आपके खुद के बच्चे होते हो आप दर्द समझ पाते, लेकिन आपने दूसरे, आप पिता हैं देश के प्रधानमंत्री, तो आपको ये शेयर करना चाहिए था। और आप देखिए इससे क्या नुकसान हो रहा है कि मोदी जी नहीं जानते कि ये भाजपा और संघ के लिए खुद ही वो बहुत बड़ा डैमेज का काम करके जा रहे हैं। एक और चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि मोदी जी जब पहली बार 2014 में आए थे, तो उन्होंने तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा सारे पड़ोसी देशों के लोगों को बुलाया था शपथ ग्रहण समारोह में। आप उंगली गिन के देख लेना, दर्शकों के लिए ये एक होमवर्क छोड़ता हूं मैं, कि कितने लोग सत्ता में हैं और कितने देश जो है वो अपने फल फूल रहे हैं। जितने लोगों को बुलाया सब देश इस समय मरे के मरणासन हालत में है। नवाज शरीफ जी आए थे, नवाज शरीफ जी जो है बिल्कुल जेल चले गए और विदेश में बैठे हुए हैं। उसके बाद मैंने हमें बताया मोदी जी हमारे कितने शुभ हैं दूसरे लोगों के लिए, इसलिए बता रहा हूं कि भाई आप देखिए वो डोनाल्ड ट्रंप के उसमें एक रैली करके आए, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, तो बेचारा उनका डिब्बा गोल हो गया। और अभी बाइडेन साहब यहां पर आए हैं, तो बाइडेन साहब के ऊपर इम्पीचमेंट का वहां स्पीकर का शुरू हो गया, और उनका बेटा भी जो उसमें इंडिक्ट हो गया एक केस में। इसी तरह वो नेतन्याहू है इजराइल का, वो भी प्रधानमंत्री अपने दर्शकों पब्लिक का देख रहा है, जो है ना रोष और क्रोध झेल रहा है। इमरान खान है, वो बेचारे इमरान खान को जन्मदिन पर बधाई दे दी, वो जेल में पड़े हुए हैं। तो ये आप अच्छी खासी लिस्ट बना के बैठे हैं, लेकिन आज ना राजीव जी एक और ताज्जुब की बात है, ये एक सर्वे आया, उस सर्वे में राहुल गांधी लोकप्रियता में मोदी जी से भी आगे जाते हुए नजर आए। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा इंडिया गठबंधन को। क्या राहुल गांधी की और मोदी जी की तुलना की जाए तो दोनों के में क्या संभावना बनती है, कौन आगे? मैंने पहले कहा व्यक्तित्व अब देश समझ चुका है, और दूसरी बात है जो ग्रह हमारा बृहस्पति जैसे ही चेंज होगा, इसका आपके दर्शकों को एक और चैलेंजिंग बात कहता हूं, आप देखना कितना तेजी से जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे विपक्ष के जो भी गठबंधन बना है, ये सब जमीन के नेता है भाई। इन्होंने जमीन से राजनीति शुरू की है, छात्र नेता से शुरू की है, नीतीश कुमार से लेकर के लालू यादव से लेकर के, इनको नब्ज पता है। मोदी जी तो आपको पता है, मोदी दर्शकों को नहीं पता, मोदी जी कभी बचपन से आरएसएस में नहीं कभी गए हैं। मोदी जी की लेटरल एंट्री हुई है 18-19 साल में, ये अहमदाबाद में थे तब, जो मुझे सब संघ के लोगों ने बताया। तो मोदी जी कभी आरएसएस की विचारधारा से कभी उनका शुरुआत ही नहीं हुई है। तो मोदी जी तो कहाँ विश्व हिंदू परिषद का तो उन्होंने बैंड बजा दिया था जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 80 से ज्यादा मंदिर तोड़वाए थे इन्होंने। तो प्रवीण तोगड़िया कहाँ है आज, बताओ, कोई बता दे प्रवीण तोगड़िया कहाँ पर है? तो इन दोनों की राशि में अगर तुलना करेंगे राहुल के व्यक्तित्व की बात करते हैं, याद रखिएगा हम भारतीय जो लोग हैं बड़े भावुक हैं, और इसीलिए जो आपने इंडिया भारत की जो कंट्रोवर्सी जो बना रहे हैं, आपको बता दूं भारत जो है, इंडिया जो शब्द बना था वो आजादी के बाद आया, और इंडिया को अब इस तरह से दर्शक समझ सकते हैं, इंडिया हमारा फिजिकल बॉडी है लेकिन आत्मा हमारी भारत है। क्योंकि भारत को मैंने कहा था कि हम जैसे हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं ना, क्योंकि भारत का अर्थ है ज्ञान में लगा हुआ, तो ज्ञान ही हमारी पहचान है। इसीलिए मैंने बार बार गीता, उपनिषद, महाभारत, रामायण की बात करी। और आप क्या नाम है उसकी बात करते हैं, रामराज की, तो आप रामराज की बात बताएं। देखिए तुलसीदास जी की रामायण में उत्तरकांड में ये जो है उत्तरकांड दर्शक पढ़े तो रामराज को डिफाइन किया गया है, जहां पर सत्य, अहिंसा, सहयोग, प्रेम के साथ प्रजा का कल्याण बिना भेदभाव के करता है राजा। राम राज्य में प्राकृतिक प्रकोप नहीं आते, अकाल मृत्यु नहीं होती, चोरी, महिलाओं और कमजोर वर्गों पर अत्याचार नहीं होते, लोग भय मुक्त होकर संवाद करते हैं, रोग महामारी नहीं आते, ब्राह्मणों आचार्यों का सम्मान होता है, सभी वर्ग सभी प्राणी प्रसन्नचित्त और आनंदित रहते हैं। यहाँ तो उसका 180 डिग्री अपोजिट हो रहा है। तो रामराज नहीं है, राक्षस राज्य है। दरअसल इसी रामायण की एक बात और बता देता हूं, एक कालनेमी राक्षस होता था, वो उसको वरदान प्राप्त था रूप बदलने का। तो मैं तो समस्त भाजपा के लोगों को देखता हूं, तो उसने क्या किया था, राम जी को भ्रमित करने के लिए, राम जी की सेना को भ्रमित करने के लिए जय श्री राम वाली नारा बोलने वाली एक सेना खड़ी कर दी। इस चीज को हनुमान जी ने पहचाना। तो मैं सभी दर्शकों को कहता हूं, अगर अपनी जीवन में, देश में अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो हनुमान जी की भक्ति करो, विवेक बढ़ेगा। विवेक बढ़ने से आप पहचान पाओगे सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो उनकी सबकी हत्या जो है हनुमान जी ने करी थी। उस राक्षस को भी उन्होंने ही मारा था, क्योंकि वो छल कपट से रूप बदलना, नाना प्रकार के हम ये चीजें देखते हैं। तो और
आपको श्रीमद् भागवत का भी मैंने आपको बताया था कि भागवत में भी सुखदेव जी ने ये कहा था कि जिस देश का राजा भोगी हो, संवेदनहीन हो, निरंतर झूठ और नफरत फैलाने वाला हो, उसकी प्रजा निरंतर कष्ट पाती है और लगातार कष्ट आ रहे हैं। आप देखिए कि जब आपका G20 हुआ था, अगले दिन ही पानी फेर गया। कहते हैं ना, जब कोई आपका फंक्शन खराब हो जाए तो पानी आ जाए, या पानी फेर दिया, तो इतना पानी बरसा कि वहां पर मंडपम में भी पानी घुस गया। उसके साथ आप उस समय की एक घटना नोट करें दर्शक, कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से पानी, बारिश के कारण 25-26 लोग मर गए थे। फिर मणिपुर में भी हिंसा हुई है। तो ये सब संकेत देता है कि प्रकृति राजा को संकेत दे रही है कि भाई वो एक पिक्चर आई थी ना, अतिथि तुम कब जाओगे, तो वो अब ये आ गया समय, मोदी जी कब जाओगे, प्रकृति संकेत दे रही। राजीव जी, पता नहीं चलता है कैसे कब आधा घंटा बीत जाता है आपसे बात करते करते, लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी बात। हाँ, जी एक प्रश्न हर बार मैं ये कहता हूं, देखिए मैं दर्शकों को एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का जूनियर और मेरे बचपन का साथी, में हम एक ही नेटिव प्लेस के, एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, NIT राउरकेला से। पिछले बरस इन्हीं महीनों में सितंबर अक्टूबर में उसकी पत्नी का मेरे पास फोन आया। तो मैंने कहा सब ठीक है? बोले कि नहीं, सब ठीक नहीं है। तो मैंने क्या हुआ कि बोले अपने हस्बैंड का नाम लेके बोलती हैं कि उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, और वो भी कैंसर कैसा, जीभ के ऊपर कैंसर था। अब आप सोचिए कि उसमें कैंसर में जीभ काटनी पड़ सकती थी, कुछ भी हो सकता था, और वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में बड़ी सीनियर पोजीशन पर है, जनरल मैनेजर लेवल पर है, हेड ऑफिस में। जब मैंने कहा मेरे को हॉरोस्कोप भेजो, तो मैंने जब हॉरोस्कोप देखी उनकी, तो मैंने कहा ये ठीक हो जाएगा। और निरंतर मैंने उससे कहा कि आप हनुमान जी के ये जाप शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा। संजय जी, दर्शकों के साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 1 हफ्ते पहले उसकी वाइफ का मैसेज आया, पिछले साल की घटना थी। 1 हफ्ते पहले मैसेज आया कि भैया राजीव का कैंसर ठीक हो गया है। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि दर्शकों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जितनी नकारात्मकता से दूर रहिए। आपको नहीं पता है कैंसर से क्या, ये जो कैंसर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है प्राणिक इम्बैलेंस। आपको ये दर्शकों को बता देता हूं कि हमारे 5 प्राण होते हैं, अपान, उदान, व्यान और समान। जो आप ब्रेथ लेते हो, तो ये आपको जब आप पंडित जी से पूजा कराते हो घर में, तो वो हवन के समय कहते हैं ओम अपानाय स्वा, ओम व्यानाय स्वा, ओम समानाय स्वा। अग्नि को भी 5 प्राणों की आहुति देते हैं। तो उसमें 5 प्राणों के फंक्शन अलग हैं। जब आप चिंता में होते हो, नकारात्मकता में होते हो, आपका ऑटोमेटिकली ब्रेथ शॉर्ट हो जाता है। तो ये जो भाजपा ने जो माहौल फैलाया हुआ है, इसमें देश में इस समय प्राणिक इम्बैलेंस हो चुका है। प्रकृति में भी जो प्राण है ना, उसी प्राण को तो आप ले रहे हो। और अगर प्रकृति का प्राण अशुद्ध है, शुद्धता देखिए केवल बैक्टीरिया वायरस से नहीं होती है, वैचारिक शुद्धता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वैचारिक शुद्धता से 70% आती है, और खाने पीने से 30% है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने अपना कीमती समय दिया। हम लोग आपके संपर्क में फिर बने रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे राजीव नारायण जी, आप सुन रहे थे इनको, और आपको लगा होगा कि एक पढ़ा लिखा जोशी कितने हिम्मत के संग, कितनी बोल्डनेस के साथ अपनी बात कहता है। मैं आपकी राय का इंतजार जरूर करूंगा। कमेंट करिएगा, बताइएगा ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा। अंत में फिर रिक्वेस्ट, ज्वाइन जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया है। शुक्रिया, थैंक यू।